हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा आप सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड लर्निंग्स। इससे पहले कि मैं इस सिलेबस को स्टार्ट भी करूँ, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ खुद के बारे में, अनअकैडमी के बारे में। बट द वेरी फर्स्ट स्टेप जो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ कीजिए विल बी इंस्टॉलिंग द ऐप ऑफ अनअकैडमी। बिकॉज ये ऐप आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे सकता है रिलेटेड टू योर कोर्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। रिगार्डिंग मी, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 years मैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा रहा हूं, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। इतना ही नहीं, रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कई सारी कंपनीज के लिए, वो चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, मैंने इंडियाज इंप्लीमेंट किया है। न केवल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए हैं, मैं इन लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूं रिलेटेड टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हर साल की इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो रहती है, एनुअल रिपोर्ट्स रहती है, एज पर इंडियाज किस तरह से प्रेजेंट करना है, प्रोवाइड करना है, ये सारे का सारा कंसल्टेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। इतना ही नहीं, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी करते हैं, वो लोग कई बार कई कंपनीज को नोटिस इशू करते हैं रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या नॉन कंप्लायंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जहां पे वो क्वेरीज रेज करते हैं कि शो कॉज रहता है एक प्रकार का, कि व्हाई वी शुड नॉट कंसिडर दैट यू हैव फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू हैव नॉट फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई हैव रिप्रेजेंटेड फॉर फ्यू कंपनीज फॉर द सेम, जिनके लिए मैंने सबमिशंस दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस। अनअकैडमी को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस मच ऑफ नॉलेज इज immense for a student at CA final level to understand and complete his syllabus for CA final। न केवल अपना CA final का कोर्स कंप्लीट करना, बट उसे एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते समय वो नॉलेज केटर करना जो ज़रूरी है उसके लिए, ताकि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिकली वर्ल्ड में फेस कर सके, कंसल्ट कर सके कंपनीज में, अगर वो उस पर जॉब लेवल पे जा रहे हैं तो वो कर सके। न केवल ये, ग्लोबली अगर आप आईएफआरएस की बात करें तो आप वर्ल्ड अराउंड कहीं पे भी इससे रिलेटेड जॉब या कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सके, इज व्हाट द मेन मोटिव इज ओवर हियर। ओके, तो हमारा ऑब्वियसली मेन फोकस तो हमेशा एक ही चीज के ऊपर रहेगा कि हमें सीए फाइनल की एग्जाम को क्रैक करना है। सीए फाइनल की एग्जाम को क्रैक करते समय हमें कभी भी कम्युनिकेशन वन साइडेड नहीं हो सकता कि बस मैंने अपने साइड से पूरा का पूरा केटर कर दिया। द अदर पार्ट इज स्टूडेंट की तरफ से डाउट्स, आप लोगों को डाउट रहते हैं, आप डाउट्स पूछते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म लगता है, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो सके। एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज अवेलेबल इज राइट नाउ इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म लर्निंग ऐप, दैट इज अनअकैडमी। अगर मैं अनअकैडमी के बारे में बात करूं तो मैं अनअकैडमी का आपको सबसे पहले तो कहूंगा कि आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर में अनअकैडमी का ऐप सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ऑप्शन में रहेगा सीए फाइनल्स एज अ कोर्स। सीए फाइनल्स के अंदर में प्लस करके आपको एक मिलेगा, अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन का बटन। सब्सक्रिप्शन के नीचे कई सारे ट्यूटर्स के वीडियोस रहेंगे, दे आर ऑल्सो द डेमो वीडियोस ऑफ द ट्यूटर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मल्टीपल ट्यूटर्स अवेलेबल है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आप हर सब्जेक्ट के अंदर में हर टीचर को देख सकते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स को देख सकते हैं। ये सब अगर आपको लगता है कि यस द टीचर इज गिविंग यू द राइट नॉलेज, द राइट पाथ दैट इज अवेलेबल, तो आपको क्या करना है, आपको उसके बाद में उस ऐप के ऊपर में क्लिक करना है, यानी कि सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस पार्ट। तो अगर मैं आप लोगों से फीस पार्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेट मी टॉक अबाउट 12 मंथ एंड 24 मंथ्स। एक स्टूडेंट को जनरली अपने सीए फाइनल के 8 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो सुबह की बैच, शाम की बैच, दोनों बैचेस करता है, तो रफली 12 महीने लगते हैं, बराबर। तो अगर हम इन 12 महीनों की बात करें तो इन 12 मंथ्स के अंदर में ही कैन कंप्लीट हिज होल सीए फाइनल सिलेबस। होल, मैं 8 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। फॉर, अगर आप यहां पे फीस देखें तो 24,750 रुपीज। आपको समझ में आ रहा है? 24,750, ये अमाउंट के ऊपर में जनरली सीए फाइनल की सिर्फ 2 या 3 क्लासेस हो सकती है। यहां आप 8 सब्जेक्ट कर सकते हैं, ना केवल 8 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स। न केवल ये, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए मल्टीपल व्यूज, यानी
जो आप दूसरे ऐप्स यूज करते हैं जहां पे आप 1.5 व्यू 2 व्यूज की बात करते हैं, बराबर 12 मंथ्स रहते हैं, कुछ लोग 6 मंथ्स का आपको वैलिडिटी देते हैं, यहाँ पे हर चीज अनलिमिटेड हो गई विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन विद टाइम लिमिट 12 मंथ्स। बट कई सारे सीए स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं सर हमें सिर्फ मॉर्निंग में क्लास करनी है या इवनिंग में क्लास करनी है, ऑफिस आवर्स के बाद हमें या ऑफिस आवर्स के पहले हमें रिवीजन करना रहता है, हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, हम क्लास सिर्फ एक टाइम करेंगे। सो नाउ यू कैन नॉट कंप्लीट द सिलेबस इन 12 मंथ्स, राइट? तो अब आपको 24 मंथ्स लगेंगे उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। In that case, the fees over here is 36,000 rupees. Still very less. Comparatively, आप इतनी फीस तो ऑलमोस्ट 3 या 4 सब्जेक्ट्स के लिए देते हैं। तो इतने कम फीस में मल्टीपल फैकल्टीज के साथ, एंड दैट टू एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को लाके बोल दिया है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज नोन टू द स्टूडेंट्स पूरे के पूरे इसमें दिए गए। इतना ही नहीं, अगर आप इसके बाद में, जैसे कि आप वहां पे देख सकते हैं, जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में अगर आप ये सुमित सीए कोड यूज करते हैं तो इस कोड के बदले में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, 10% का डिस्काउंट। नाउ दैट इज समथिंग दैट आई फाइंड रियली टू बी वेरी अमेजिंग कि ऑलरेडी फीस कम है, उसके बाद में और 10% फीस कम हो जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज सुमित सीए यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा। इससे पहले कि हम लोग हमारा सिलेबस भी स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल में भी YouTube के हम कई सारे वीडियोस ऐड करने वाले हैं रिलेटेड टू योर रिवीजन एंड अदर एस्पेक्ट्स। ओके, तो इसके साथ में हम लोग हमारा ये जो कोर्स है इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि हम लोग क्या क्या बातें यहाँ पे कवर करने वाले। तो दोस्तों, इन वीडियो सीरीज के दौरान चूंकि हम लोग YouTube और ऐप पे डालेंगे, फिलहाल हमारा फोकस होगा एग्जाम ओरिएंटेड जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए, ठीक है? जो रेगुलर बैचेस की बात करेंगे वो ऑल टुगेदर डिफरेंट। कमिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो कमिंग एग्जाम के अंदर में सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के बारे में अगर हम लोग बोले तो इसमें हम लोग जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फोकस किए जाते हैं वो कवर करेंगे, और उन चैप्टर्स के अंदर भी पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की जरूरत नहीं रहती है। आपको पता है कि कुछ ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बराबर? तो हम सिर्फ वो जो कुछ ही कंटेंट है ना जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? इस चैप्टर के अंदर में कई सारे पार्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन ऑफ देम इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, अनदर ऑफ देम इज डीकमीशनिंग। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। इतना ही नहीं, इस चैप्टर से एक पार्ट होता है विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पूरा का पूरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। एग्जाम में फोकस करते समय हमें इनके ऊपर ध्यान देना है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस वीडियो में मैं सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम अनअकैडमी के कोर्स के अंदर में सिर्फ यही चीजें प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पूरा रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, पर इस वक्त इस सीरीज में हम लोग सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को कवर करेंगे, बाकी चीजें कवर नहीं करेंगे यहाँ पे, ताकि एक स्टूडेंट एग्जाम लेवल पे न केवल तैयार हो पास होने के लिए पर एग्जामिशन तक के जाए। जैसा कि आप जानते हैं इंस्टीट्यूट सिर्फ मेजर टॉपिक्स के मेजर कंटेंट्स के ऊपर फोकस करता है। तो अगर आपने वो चीजें अच्छे से कर ली, स्ट्रांगली कर ली, तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छे से तैयार है, एकदम अच्छे से रेडी है, एंड यस यू कैन गिव द एग्जाम परफेक्टली, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में और कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर तो उसी टॉपिक से लगता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है? इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे, राइट? तो हम उसे कवर करेंगे। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड पे हम उसे कवर करेंगे। ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, हम उनको कवर करेंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और आपने बोला अरे सर ये पता नहीं क्या 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 बोल रहे हैं, तो डरिए मत। जब मैं वो कंटेंट को कवर करूंगा तो उस कंटेंट को कवर करते समय उससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट जरूरी हैं आपको समझने के लिए, मैं सब समझाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट एनी पार्ट, ठीक है? और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन। पर बिजनेस कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ। तो ऐसे चैप्टर्स को हम फुल फ्लेज में पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स को हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। पर आज का इस लेक्चर का मेरा फोकस है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर हम सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़े से इजी पार्ट पे चलते हैं, धीरे 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 हार्ड लेवल्स के ऊपर चलेंगे। तो मेरा जो फोकस होगा, मैं जो स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में जो भी सीरीज पढ़ाऊं, मैं पूरी आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ाऊं, बिकॉज दैट इज समथिंग जो हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल होती है। सो इट इज द बेस्ट मेथड टू मूव अहेड। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मॉड्यूल के अंदर में, जब मैं पढ़ा रहा हूं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ओपन कर देंगे। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग जाएंगे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स के ऊपर, ठीक। सो रिक्वेस्टिंग यू टू कमिंग डाउन टू पेज नंबर 7.32, जहां पे सब्सीक्वेंट कॉस्ट करके कंसेप्ट कवर किया गया है, जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बोला गया है, रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर इंटरवल्स के बारे में बात किया गया है, और मेजर इंस्पेक्शंस के बारे में बात किया गया है। ये 3 चीजें होती है जिसके बारे में से हम लोगों को बेसिकली फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि देखिए आपने एक एसेट खरीदा, अब ये एसेट को खरीदने के बाद इस एसेट के ऊपर फ्यूचर में खर्चे होंगे। जैसे हो सकता है इसे रिपेयर करना पड़े, आपने कार खरीदा है तो कार को तो रिपेयर लगता रहता है, ऑयलिंग, सर्विसिंग वगैरह सारे कॉस्ट लगते रहते हैं, उसे आप बोलते हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इन खर्चों का क्या करना है? क्या ये कार में कैपिटलाइज कर दें या पीएनएल में डाल दें? ये स्टैंडर्ड बोलता है देखो जो रेगुलर रूटीन इंटरवल के खर्चे हैं वो तो आपने जब पहली बार एसेट खरीदा आपको पता था कि ये खर्चे तो लगने वाले हैं बॉस, आप इन खर्चों को अवॉइड नहीं कर सकते। ये खर्चे तो इस एसेट की अगर लाइफ है 5 साल तो 5 साल रन करने के लिए भी ये खर्चे लगेंगे, तो ये खर्चों को तो इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। इन्हें बोलते हैं डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट। ये सारे के सारे कॉस्ट कहां जाएंगे? इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब एक कार है, तो कार के अंदर में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो लाइट है वो फ्यूज हो गई, तो लाइट को बदलना पड़ेगा, बराबर है। टायर है वो खराब हो गए, टायर को बदलना पड़ेगा। जो ब्रेक्स है वो खराब हो गए, जो सस्पेंशन है वो खराब हो गया, तो उनको बदलना पड़ेगा। ऐसे कई चीजें हो सकती है ना कि पार्ट्स खराब होना शुरू हो जाए। अब ये जो पार्ट्स का कॉस्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इसे कैपिटलाइज कीजिए। समझिए अच्छे से, इमीडिएट रिजल्ट पे मत आ जाइए, समझिए अच्छे से। इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट उसे कैपिटलाइज कीजिए। एक नट है, नट वो गिर गया, आपने रिप्लेस किया, कैपिटलाइज कर दीजिए। हाँ मैं यही बोल रहा हूं, इंजन खराब हुआ, कैपिटलाइज कीजिए। सस्पेंशन रिप्लेस किया, कैपिटलाइज कीजिए। ब्रेक्स खराब हुए, कैपिटलाइज कीजिए। टायर रिप्लेस किया, कैपिटलाइज कीजिए। ये स्टैंडर्ड ने बोल दिया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो हमारा बेस है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, वो आपको हमेशा एक बात बोलता है। रादर मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी नहीं, फ्रेमवर्क की बात करनी चाहिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के भी पहले आता है फ्रेमवर्क, जो एक बेस बताता है कि आप किसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओगे। वहां एक कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट? मटेरियलिटी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी बोला गया है, फ्रेमवर्क में भी बोला गया है। तो मटेरियलिटी कॉमन है। वो बोलता है हर वो कॉस्ट जो एक एंटिटी के लिए मटेरियल है, मतलब जो क्वांटिफाइबल है, जिससे शेयर होल्डर को फर्क पड़ता है, जिस अमाउंट के प्रेजेंटेशन से शेयर होल्डर को, ओनर्स को, शेयर होल्डर भी नहीं, स्टेक होल्डर को फर्क पड़ता है। ये बात समझ लीजिए, क्या करता है? फर्क पड़ता है। वो मटेरियल है। सिर्फ उन कॉस्ट को आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओगे, हर कॉस्ट को नहीं बॉस, हर कॉस्ट को नहीं। वो कॉस्ट जिसके ऊपर से शेयर होल्डर की, स्टेक होल्डर की सोच पे फर्क पड़ता है। कार का नट बदला, शेयर होल्डर को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। टायर बदला, हाँ यार ये मटेरियल कॉस्ट है। तो जनरली आप मटेरियलिटी बोलते हो 10% ऑफ ओवरऑल एंटिटीज कॉस्ट। अब ये 10% को आप 7-8% भी कंसिडर कर सकते हो, जैसा भी है। इसके कई सारे रीजंस है, कई सारे फैक्ट्स है। हम मटेरियलिटी इस वीडियो में फोकस नहीं कर रहे, इसलिए दिमाग नहीं लगाते, बट मटेरियल चीजों पे तो आप क्या, मैंने नेट पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, जो चीज वहीं पे एक्सक्लूड हो गई, मैं उसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 भी नहीं लगाऊंगा। समझ गए? तो सिर्फ मटेरियल पार्ट्स अगर रिप्लेस हो रहे हैं, तो उन पार्ट्स को आप कैपिटलाइज करेंगे। सिंपल कहानी है, ओके। बट यहां पे चीजें बड़ी अजीब हो जाती है, और इनको हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कि हमारे पास क्या है? कार। और हमने कार कितने में खरीदी? हमने कार खरीदी है 5 लाख रुपए में। और इस कार का एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है? टायर। और ये टायर हमने खरीदे थे कितने में? 50,000 रुपए में। क्लियर है यहां तक के? चलिए, ये 5 लाख रुपए में 50,000 रुपए इंक्लूडेड है। हमें पता है कि कार में टायर लगा है, और टायर का कॉस्ट हमको पता है 50,000 रुपए। ठीक है, ओके। हमने देखा कि ये जो कार है, इस कार की जो लाइफ है
वो लाइफ है 10 ईयर्स। कितनी लाइफ है? 10 साल। अब हाँ आ जाता हूँ डेप्रीसिएशन पे। स्ट्रेट लाइन, WDV नहीं रखेंगे, स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन। हमको कंसेप्ट पे फोकस करना है अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट पार्ट्स। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन लगाए जा रहे थे। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन मतलब हर साल का डेप्रीसिएशन कितना हुआ बोलो? कार के ऊपर, टायर का मत सोचो, कार के ऊपर कितना हुआ? 50,000 रुपए, बराबर 50,000 रुपए का हर साल का इसके ऊपर डेप्रीसिएशन हो गया। ठीक है, नाउ एसेट हैज अ वैल्यू, कितना वैल्यू है? 5 लाख। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्रीसिएशन है 50,000, यानी एसेट की वैल्यू नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 4,50,000। मैंने आपको कहा कि हम लोग हर साल डेप्रीसिएशन का रेट सेम रखेंगे, कितना? 50,000। तो अगले साल वापस से 50,000 का ही डेप्रीसिएशन रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को लिखने का अलग से टाइम नहीं दूंगा, मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ में लिखिए। मैं लिख रहा हूं, साथ साथ में लिखते चलिए, क्या होगा? आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। क्या है, इसी बहाने हम लोग थोड़ा सा फास्ट पूरा का पूरा रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, हम लोगों, मैंने आपको कहा कि हर साल का डेप्रीसिएशन इज 50,000 रुपीज। नाउ कमिंग अप बैक टू टायर्स। लेट्स से हमने तो टायर पे भी 10 साल का डेप्रीसिएशन लगा दिया और कार पे भी। नए नए कार खरीदी थी, हमको क्या पता टायर की लाइफ कितनी होती है, हमने तो 10 साल ही पकड़ ली। डेप्रीसिएशन में कंसेप्ट है कॉम्पोनेंटाइजेशन। कॉम्पोनेंटाइजेशन ये बोलता है कि हर व्हीकल, हर मशीनरी का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो मेजर कंपोनेंट है उसको डेप्रीशिएट अलग से कीजिए, उसको डेप्रीशिएट अलग से कीजिए। मतलब कार में अगर कार की लाइफ आपको लगता है 10 साल, बट जो टायर है उसकी लाइफ है लेट्स से 3 इयर्स, हर 3 साल में बदलना पड़ता है लेट्स से, तो आपने टायर को 3 साल में ही डेप्रीशिएट करना है। मटेरियलिटी ध्यान रखना, ठीक है ना, सिर्फ मटेरियल कंपोनेंट्स। टायर को आप 3 साल में ही डेप्रीशिएट कीजिए। इंजन की लाइफ 10 साल है, 10 साल कीजिए। जो सस्पेंशन है उनकी लाइफ लेट से 5 साल है, तो उन्हें 5 साल में डेप्रीशिएट कीजिए। तो हर कंपोनेंट को अलग अलग डेप्रीशिएट कीजिए। पता होना चाहिए ना बॉस डिफरेंस। फैक्ट्रीज के अंदर में मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको पता होता है कौन से पार्ट की कितनी कितनी लाइफ होती है, तो वो आपको स्प्लिट दे देते हैं। पर अपन ने तो नई नई कार खरीदी, अपने को तो अभी पता ही नहीं है कंपोनेंट वाइज स्प्लिट, बराबर है। आप बोलोगे सर अपने को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां लगता है, पर अपने को समझना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बॉस 50,000 रुपए का डेप्रीसिएशन हमने लगा दिया, हमको तो नहीं पता था टायर की लाइफ 3 साल है। वो तो 3 साल हुए, और 3 साल बाद जब टायर खराब हो गए और हम दुकान में गए, उसने बोला भैया रिप्लेस करना पड़ेगा, नए टायर लगाओ, आप खराब हो गए हैं आपके टायर। तो अपन ने बोला अच्छा खराब हो गए हैं, तो अभी नए वाले टायर कितने के आएंगे? तो नए वाले टायर 3 साल बाद लेट से 80,000 रुपए के अवेलेबल थे। कितने के? 80,000 रुपए के। तो उसने बोला सर 80,000 रुपए के नए टायर है, 80,000 रुपए के आपको टायर रिप्लेस कर दो, नए वाले टायर लग जाएंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो पहले तो बताओ 3 साल बाद में कैरिंग अमाउंट कितना था? अगर मैं बोलूं ग्रॉस ब्लॉक, तो ग्रॉस ब्लॉक हमारे एसेट का है 5 लाख रुपए। अगर मैं आपको पूछूं ये 3 साल में मैंने कितना डेप्रीशिएट कर दिया? 50,000 हर साल, 3 साल हो गए, यानी कितना हो गया? 1,50,000। प्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। तो फाइनली आ जाएगा क्या? नेट ब्लॉक। तो नेट ब्लॉक हमारे बुक्स में कितना दिख रहा था? 3,50,000 रुपए। ये क्लियर है यहां तक है? अब क्या हुआ, आपने इस एसेट में किया एडिशन। क्या एडिशन किया आपने? आपने नए टायर खरीदे। कितने के खरीदे आपने नए टायर? नए टायर आपने खरीदे 80,000। तो 80,000 रुपए की एंट्री क्या हुई? 80,000 की एंट्री हुई फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। समझ गए यहां तक के? तो वो तो ग्रॉस ब्लॉक में भी ऐड होगा और नेट ब्लॉक में भी ऐड हो गया इनडायरेक्टली। डेप्रीशिएट तो अब तक हुआ नहीं है, 3rd ईयर के बाद हम लोगों ने इसे रिप्लेस किया था। तो अब 80,000 रुपए हमारे एसेट में हो गए हैं ऐड। ठीक है, बराबर है। चलिए, ये स्टैंडर्ड सिर्फ इतना नहीं बोलता कि आपने पार्ट को रिप्लेस किया तो उसको ऐड कर दो। वो बोलता है जो पुराना कंपोनेंट पार्ट है, फोकस करो, जो पुराना कंपोनेंट पार्ट है अब तो वो रहा ही नहीं, वो तो रिप्लेस हो गया। तो पुराने कंपोनेंट पार्ट का जितना भी कॉस्ट आपके नेट ब्लॉक में इंक्लूडेड है, क्या बोल रहा हूं, पुराने कंपोनेंट पार्ट का जितना भी कॉस्ट आपके इस नेट ब्लॉक के अंदर इंक्लूडेड है, बॉय बेटा उसको निकालो, उसको डी रिकॉग्नाइज करो। समझ में आया? एडिशन करना है, नया पार्ट लिया, पुराने पार्ट को डी रिकॉग्नाइज करो। तो पुराना वाला पार्ट कितना था? मैं यहां पे लिख देता हूं डिलीशन। तो डिलीशन हो जाएगा 50,000 रुपए का, वो तो मुझे पता है। पर बॉस ये तो ग्रॉस ब्लॉक से हुआ। अरे 50,000 रुपए मैंने कहां से डिलीट किए? 50,000 मैंने डिलीट किए फ्रॉम ग्रॉस ब्लॉक। समझ में आया? अब ग्रॉस ब्लॉक से अगर आप 50,000 डिलीट कर रहे हो तो क्या आपने क्या उसके ऊपर अभी तक के कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया?
अरे डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया होगा ना, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसे भी आपने 10 साल में डेप्रिशिएट किया। करना क्या था, एज पर इंड AS 16 करना क्या था, 3 साल में डेप्रिशिएट करना था, पर आपने क्या किया, 10 साल में कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसकी लाइफ 3 ईयर्स है, पता ही नहीं था, तो क्या करते, तो 10 साल में डेप्रिशिएट कर दिया। तो अभी तो 3 ही साल हुए हैं, 3 साल में कितना डेप्रिशिएट कर दिया, 3 साल में डेप्रिशिएट कर दिया 5000, हर साल के हिसाब से 15000 बराबर है 50,000 डिवाइडेड बाय 10, 5000, 5000 फॉर 3 इयर्स 15,000, 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। यानी कि एसेट अब आपके बुक्स में कितने का दिख रहा था, 35,000 का दिख रहा था। तो व्हाट विल आई डू, आई विल डिलीट दिस, और एडिशन को हम करेंगे ऐड। तो 5 लाख प्लस 80,000 माइनस 50,000, 5 लाख प्लस 80,000 माइनस 50,000 हो गया 5,30,000 रुपए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे ध्यान दीजिए, ये भी आपके बुक्स में दिखता होता है। 1,50,000 माइनस 15,000, माइनस ऐड नहीं कर रहे, माइनस 15,000 रुपए, तो ये हो गया 1,35,000 रुपीज। तो अगर मैं आपको बोलूं 5,30,000 माइनस 1,35,000 रुपीज, ये हो गया आपके इसमें 3,95,000 रुपीज। तो देख लीजिए ना, 3,50,000 प्लस 80,000, 3,50,000 प्लस 80,000, 4,30,000, 4,30,000, 4,30,000 माइनस 35,000, 4,30,000 माइनस 35,000, 2,95,000 आ गया। उसके ऊपर जर्नल एंट्री आएगी। जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, पहले तो एडिशन, एडिशन हमने डिस्कस कर लिया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। डिलीशन, डिलीशन, डिलीशन के ये 35,000 रुपीज कैसे एलिमिनेट होंगे, आपके बुक्स में दिख रहा है ग्रॉस ब्लॉक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रॉस ब्लॉक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट क्या एंट्री पास करता है, P&L टू फिक्स एसेट 35,000 रुपीज। एग्जाम में आपने ये एंट्री मार्क्स पास की, बॉस आपके मार्क्स गए, फिर उसके बाद में मत बोलना क्यों इंस्टीट्यूट पूरे मार्क्स नहीं देता है, क्योंकि आपने एंट्री गलत पास की बॉस। ऐसी एंट्री नहीं होती। एंट्री क्या होगी, आपके बुक से जो फिक्स एसेट गया, अब फिक्स एसेट की जगह मैं PPE लिख देता हूं, 50,000 रुपए का गया आपकी बुक से, आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटाया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा है 15,000 रुपए का, और फिर P&L के अंदर में इंपैक्ट गया 35,000 रुपीज। दिस इज द करेक्ट एंट्री। समझ में आया, 35,000 रुपीज जाएगा कहां, P&L में। क्यों, क्योंकि जो 3 साल में आपको एक्सपेंस ऑफ करना था आपने नहीं किया, आपने तो 3 साल में एक्सपेंस ऑफ करना था आपने नहीं किया, तो अब कर दो। सर क्या ये एरर है, क्या ये हमारी तरफ से एरर है, इंड AS 8 लगना चाहिए, नहीं, दिस इज नॉट एन एरर। लाइफ नहीं पता थी, लाइफ डिटर्मिनेबल नहीं थी, कुछ ऐसे पार्ट्स जिसकी लाइफ डिटर्मिनेबल नहीं थी, या तो खराब हो गए बिफोर द लाइफ, लाइफ हमको डिटरमाइन थी पर उसके पहले खराब हो गए। लेट्स से टायर्स की लाइफ 5 साल थी पर 3 साल में ही खराब हो गए, तो ये एरर नहीं होता, ये एरर नहीं होता, तो ऐसी एंट्रीज चलेगी। ठीक है, तो फिलहाल इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से एंट्री होगी। आप बोलोगे दोनों का मतलब सेम है, बॉस दोनों का मतलब सेम नहीं है। गलती से 35,000 वाली जर्नल एंट्री आप सिस्टम में पास करवा दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उतना का उतना ही दिखता रहेगा, क्या मतलब हुआ ना, गलत एंट्री पास हो जा रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज द करेक्ट एंट्री दैट इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिकली जब ये एंट्री पास हो रही है तो फिर ये वाली एंट्री को कैसे सही बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। समझ में? सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस। ये एग्जाम में नहीं आएगा, सर इतनी मेहनत करवाए, अरे पर जब तक ये नहीं समझोगे अगला स्टेप कैसे समझोगे, अगला स्टेप एग्जाम में आएगा। एंड जो डाउट आपके दिमाग में शायद शुरू में ही आ गया होगा कि सर जब कार 5 लाख की खरीदी थी, मैन्युफैक्चरर ने तो मेरे को नहीं बताया था कि वो जो कार है उसके अंदर टायर का कॉस्ट 50,000 है, मुझे तो नहीं बताया था, और मुझे तो नहीं पता, मुझे तो 3 साल बाद जब मैं दुकान में गया नया वाला कार का टायर खरीदने, नया कार का टायर खरीदने, तो पता चला नया वाला 80,000 का आता है। तो 3 साल पहले कार के अंदर टायर का कॉस्ट कितना इंक्लूडेड था मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम, कंपोनेंट वाइज स्प्लिट मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सर सर अब क्या करें, सर आप ये बताइए, सर अब क्या करें। तो चलिए ठीक है, आप ये पूछते हैं तो मैं आपको ये भी बताता हूं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अज्यूमिंग आपने ये सब लिख लिया है, कहीं पे भी आपको अगर टाइम कम लगा था तो उस पॉइंट के ऊपर में वीडियो पॉज कर देना। अज्यूमिंग आपने ये सब कुछ लिख लिया है, मैं जितने एग्जांपल्स दूंगा, जितने लिखाऊंगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट, एप्ट और बहुत ही जबरदस्त रहेंगे। मेरे पास कार है कितने की, 5 लाख रुपए की। ये जो कार है इसका जो ग्रॉस ब्लॉक है वो कितना है, 5 लाख, इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 1.5 लाख, तो इसके अंदर में नेट ब्लॉक कितना है, 3.5 लाख। यहां तक की कहानी सेम, यहां तक की कहानी में नो चेंज। अब
3 साल बाद टायर हुए रिप्लेस और मुझे करना पड़ा एडिशन। एडिशन हुआ है 80,000 रुपए का, बराबर है 80,000 रुपए का हुआ एडिशन। तो डिलीशन कितना करना है, डाउट है हमारा कि हमें डिलीशन कितना करना है। हमें तो नहीं पता कॉस्ट कितना है, या तो आप डिटरमाइन करवाइए। अगर आप नहीं कर सकते तो इस स्टैंडर्ड ने कंपलसरी किया है, डी रिकॉग्निशन तो करना पड़ेगा, हम नहीं सुनेंगे आपकी। डी रिकॉग्निशन इज कंपलसरी। ये कैसे निकालें अब, जिस दिन आपने पार्ट को रिप्लेस किया उस दिन का जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स, देश का, हर कंट्री का अपना एक जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, बराबर, वो जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स डिटरमाइन कीजिए। पता कीजिए कि जिस दिन ये रिप्लेसमेंट हुआ है उस दिन जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स कंट्री का क्या चल रहा था। ये जो जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स हम अज्यूम करेंगे कि 3 साल में इस टायर का कॉस्ट वो जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स से बढ़ बढ़ के 80,000 हो गया। वो 3 साल में इस टायर का कॉस्ट बढ़ बढ़ के 80,000 रुपए हो गया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं उस जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स के रेट से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेट दिया रहेगा, सो डोंट वरी। जनरली इंस्टीट्यूट 5% का रेट देता है तो हम भी 5% पे फोकस करते हैं। इसका मतलब ये 5% से बढ़ बढ़ के 80,000 हो गया, बराबर, यही बोल रहे हैं हम, 5% से बढ़ बढ़ के 80,000 हो गया। मतलब 3 साल पहले ये 5% से डिस्काउंटेड, 5% से डिस्काउंटेड ये वैल्यू अवेलेबल होगी। समझ में आ रहा है, 5% से डिस्काउंटेड ये वैल्यू 3 साल पहले आप लोगों को दिख रही होगी। तो आप हर साल ये 80,000 को 5% से डिस्काउंट करते चले जाइए और फिर जो वैल्यू आएगी, इसका मतलब वो प्राइस होगा जब आपने कार खरीदा, जब आपने 5 लाख में कार खरीदा, तो उसमें टायर का इंक्लूडेड कॉस्ट, ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं। या तो आप डिटरमाइन कीजिए एक्चुअली उस समय कॉस्ट कितनी थी, विच कैन बी अवेल्ड। मतलब टायर का कॉस्ट कौन सी बड़ी बात है ना, 3 साल पहले क्या प्राइस चल रहा था पता करना बहुत ईजी है। बट अगर कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं बता सकते तो आप जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट से डिस्काउंट करके निकाल लीजिए। सो व्हाट विल आई डू, मैं 80,000 रुपए को, कंपाउंड मत करना एग्जाम में गलती से, 3 साल आगे नहीं बढ़ना है, 3 साल पीछे जाना है। प्राइस पहले कम रहा होगा तो कम करना है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्या रेट से, जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स, कितने साल, 3 साल हो चुके हैं, तो आप ये कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, बराबर है। अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें तो मुझे आ रहा है ये रेट कुछ 0.8638, या तो एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, 4 डेसिमल्स तक के ले लीजिएगा, 0.8638 मुझे आ रहा है। तो 0.8638 को अगर मैं लूं 80,000 से मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है 69104। तो मुझे डिलीट कितना करना है, 69104, 69104। समझ गए पूरा का पूरा कैलकुलेशन। ये एग्जाम में आएगा। पहला स्टेप, ग्रॉस ब्लॉक अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो साल में रिप्लेसमेंट हो रहा है वहां तक, जो साल में रिप्लेसमेंट हो रहा है वहां तक। नेट ब्लॉक, सर साल के आखिरी दिन रिप्लेसमेंट हो रहा है तो भी वो साल का डिप्रिसिएशन तो लेंगे ही, लेना ही है। थर्ड ईयर के एंड में हो रहा है तो भी यही रहेगा, फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है तो भी यही रहेगा, बराबर है। नेट ब्लॉक, नए वाले पार्ट के ऊपर अभी डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं पड़ रहा है। आखिरी दिन खरीदा है तो काहेगा डिप्रिसिएशन, कोई डिप्रिसिएशन नहीं है। 80,000 रुपए एडिशन, नया पार्ट ऐड, पुराना पार्ट डिलीट। पुराने पार्ट का कॉस्ट नहीं पता, जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स से डिस्काउंट करो, जितने साल एसेट को खरीद के हो चुके हैं उतने सालों से। तो हम लोगों ने 3 साल इसको किया, 69104 हमने ऐड किया। तो 5 लाख प्लस 80,000 माइनस 69104, अगर हम देखें तो होता है 5,10,896। कितना होता है, 5,10,896। क्लियर है कंसेप्ट। चलो 5,10,896। अब ये वाला जो डिलीशन है इसको 3 साल डिप्रिशिएट तो किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि इसको डिप्रिशिएट किया ही नहीं, सिर्फ बाकी का पार्ट डिप्रिशिएट हुआ है, इसे भी 10 साल के बेसिस पे डिप्रिशिएट किया होगा। तो 69104 डिवाइडेड बाय 10, 6910 हर साल का डिप्रिसिएशन, 6910 हर साल का डिप्रिसिएशन। तो अगर मैं इसे लूं 69104 डिवाइडेड बाय 10 और 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं तो इंटू 3, यही करते हो, इंटू 3। तो ये आ रहा है 20731। कितना आ रहा है, 20731। यानी कि आपका नेट डिलीशन कितना हुआ, 69104 माइनस 20731, 48373। कितना, 48373। ये करना है डिलीट, ये करना है डिलीट। यानी कि कितना हुआ, 3,50,000 प्लस 80,000 माइनस 48373। यानी एसेट अब आपके बुक्स में दिख रहा है 381,627, 381,627। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में सिंपल है, वो डिप्रिसिएशन माइनस कर देना, ऐड मत करना। 1,50,000 माइनस 20731,
20731 यानी 129269, 129269। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट। पहले ये टेबल बनाना है, टेबल का कैलकुलेशन पार्ट मैंने समझा दिया पहला। अब दो चीजें और बची, जर्नल एंट्री, फॉलोइंग ईयर डेप्रीसिएशन। जर्नल एंट्री, फॉलोइंग ईयर डेप्रीसिएशन, दो चीजों के ऊपर और फोकस करना है, फिर अपनी कहानी खत्म। ठीक है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पे दो चीजें आएगी। पहला तो फिक्स एसेट खरीदा, तो फिक्स एसेट टू कैश बैंक 80,000 रुपए, सिंपल। दूसरी वाली जर्नल एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमेशा डेबिट होगा, फिक्स एसेट हमेशा क्रेडिट होगा। दिमाग में फिट कर लो, रट लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट, और एक पीएनएल डेबिट होगा हमेशा। कुछ भी करो रट लो। अब आप बोलोगे सुमित साडा रटवाता है, रटवाता कहाँ है? लॉजिक तो बताया यार तुम लोगों को, पर ये दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि एग्जाम में तो टेंशन में रहते हैं, और यार क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ये ध्यान में रखो। फिक्स एसेट के अंदर से 69104 में माइनस कर दूंगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से 20731 लेस कर दूंगा, और 48373 डेबिट कर दूंगा। एग्जाम में ध्यान रखना, क्या पूछा है जर्नल एंट्री तो लिखना, नहीं पूछा है तो सिर्फ ऊपर का टेबल बना के छोड़ दो। जबरदस्ती ज्ञान मत बांटो, क्यों? मार्क्स नहीं कटेंगे पर टाइम वेस्ट होगा, पेपर बहुत लेंदी आता है, पहले ही बोल रहा हूं, 100% छूटता है। तो इन सब चीजों के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। जर्नल एंट्री मांगी है तो ही लिखो, नहीं मांगी है मत लिखो, मोस्टली तो मांगेगा। सेकेंड पार्ट, जर्नल एंट्री हमेशा पीएनएल डेबिट होगा, क्योंकि आपने कम एक्सपेंस बुक किया इसलिए हमेशा पीएनएल डेबिट होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होगा, क्योंकि वो क्रेडिट में पड़ा है, तो डेबिट करोगे तभी तो रिवर्सल होगा। फिक्स एसेट हमेशा डेबिट में पड़ा होता है, तो उसका रिवर्सल कैसे होगा? क्रेडिट में, तो वहां हमेशा ग्रॉस ब्लॉक कम होगा। आपने गलती से वहां नेट ब्लॉक लिख दिया, बॉस गई भैंस पानी में, समझ गए? चलो बढ़िया, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो कि ये हमेशा पीएनएल में जाएगा कुछ भी हो। अगर इतना सा याद रखोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। लास्ट पार्ट, नेक्स्ट ईयर्स डेप्रीसिएशन, बहुत संभल के कैलकुलेशन करना। स्टूडेंट क्या करता है मैं आपको पहले ये बता देता हूं, और पहले ही बोल देता हूं कि ये गलत है। 627 डिवाइडेड बाय 7, आपका जो नेट ब्लॉक है डिवाइडेड बाय 7, 381627 डिवाइडेड बाय 7, 54518, ये मेरे हिसाब से है गलत। ठीक है, क्यों गलत है? अरे अब जब टायर को रिप्लेस कर दिया, पता है ये 80,000 वाले टायर की लाइफ 3 इयर्स है, प्रोवाइडेड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रोवाइडेड। जनरली क्वेश्चन में बताता है कि द पार्ट हैज बीन रिप्लेस्ड व्हिच हैज अ लाइफ ऑफ 3 इयर्स, व्हिच हैज अ लाइफ ऑफ 3 इयर्स, ये बताता है। तो भाई 80,000 को तो 3 साल में डेप्रीशिएट करना पड़ेगा, 80,000 को तो 3 साल में डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जो बाकी का कॉस्ट है 381,627 माइनस 80,000, इसकी लाइफ है 7 इयर्स, जो बैलेंस लाइफ है 7 इयर्स वो इसकी है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 26667, 26667, 381,627 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 7, 43090, 43090। तो ये हुआ आपका डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 69757, 69757, डेप्रीसिएशन टू बी फोकस्ड। क्या करना है? एग्जाम में टायर दिया है पर उसकी रिमेनिंग लाइफ नहीं दिया, उसकी रिमेनिंग लाइफ नहीं दिया। जो मैंने क्रॉस किया ये सही है, जो मैंने क्रॉस किया ये सही है, उसकी रिमेनिंग लाइफ नहीं दिया। टायर हैज बीन रिप्लेस्ड व्हिच हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 इयर्स, व्हिच हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 इयर्स, 90% दिया रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट दो चीजें टेस्ट कर रहा है, रिप्लेसमेंट, कंपोनेंट वाइज डेप्रीसिएशन। दो चीजें इंस्टीट्यूट को टेस्ट करनी रहती है स्टैंडर्ड पूरा पूछने के लिए। आपको अब फ्यूचर डेप्रीसिएशन, सब्सिक्वेंट डेप्रीसिएशन के लिए रिप्लेस्ड पार्ट को रिमेनिंग 3 इयर्स में डेप्रीशिएट करना है, रिप्लेस पार्ट को रिमेनिंग 3 इयर्स में डेप्रीशिएट करना, और बचे हुए पार्ट को 7 इयर्स में, बैलेंस इयर्स 7 इयर्स, उसको 10 इयर्स मत लिख देना प्लीज, 10 इयर्स मत लिख देना। यहां देख लो 3,50,000 में से अगर मैं 48373 माइनस करूं, 48373 जो डिलीशन है, तो आपका एग्जैक्ट उतना ही कॉस्ट आता है, उतना ही कॉस्ट जितने कॉस्ट को आपने ये 7 इयर्स में डेप्रीशिएट किया है। ठीक है, ब्रिंगिंग डाउन द डेप्रीसिएशन टू 43090। अगला सवाल, क्या राउंड ऑफ करना चाहिए? कर दीजिए। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूट राउंडिंग ऑफ के लिए आपके मार्क्स काटेगा। आप बोलोगे सर ऐसे कई सारे वीडियोस आए हैं जिसके अंदर हमने देखा कि स्टूडेंट के राउंडिंग ऑफ के कारण मार्क्स काट दिए गए। तो देखिए एक काम कीजिए, सेफ साइड चलिए, 2 डेसिमल तक के हमेशा लिखिए। ठीक है, ये बहुत रेयर केस में होता है, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स देखे हैं,
राउंड ऑफ किया उसके कारण मार्क्स काट दिए, ऐसा नहीं है। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि द लक इज बैड, कि उन्होंने खराब कर दिया, तो रन ऑन द सेफ साइड, आप लिखिए 2 डेसिमल स्पेस तक के। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा यही रहता है कि राउंडिंग ऑफ के कारण मार्क्स नहीं कटते। मतलब इंस्टीट्यूट इतना भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होता है, वो आपके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता है। कभी कभी क्या होता है, एक एग्जामिनर, आप सोचिए उसके कारण फेल हो गया, मतलब द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 39 और मे बी 35 और वो फेल हो गया, वो एक राउंडिंग ऑफ के कारण, अगर उसके मार्क्स मिल गए होते तो वो पास हो गया रहता। अरे आप ये सोचो कि 4 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क का क्वेश्चन ही है, स्कोर्ड 40, रिमेनिंग 60 मार्क्स उसने तो गलत का पास किया है पूरा का पूरा सॉल्व। वो 60 मार्क्स एग्जामिनर जब देखता है कि यार ये स्टूडेंट को नहीं आता, तो ये वाला क्वेश्चन भी चेक करते समय कभी कभी विद दैट द सेम मेंटालिटी वो मार्क्स नहीं देता। सो इट इज ऑल अ गेम ऑफ मेंटालिटी। आपका पेपर रोबोट चेक नहीं कर रहा है, इट इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज चेकिंग इट। आपने 60 मार्क्स का पेपर गलत सॉल्व किया है और एक स्टूडेंट उसके बाद में सिर्फ एक क्वेश्चन जिसके अंदर उसने राउंड ऑफ कर दिया, उसके मार्क्स नहीं दिए जिसके कारण वो फेल हो गया। उसको वो 60 मार्क्स भी नहीं आते हैं, आप उसके ऊपर भी ध्यान दो, ये क्वेश्चन के कारण फेल नहीं हुआ है, उसने वो बचे हुए 60 मार्क्स भी अटेम्प्ट नहीं किए या गलत अटेम्प्ट किए, वो उसके कारण फेल हुआ है। ठीक है, फोकस पे ये एक पर्टिकुलर पार्ट आ जाता है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, सो प्लीज मतलब ट्राई टू अवॉइड दीज। आप हर पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए, आप ओवरऑल सिलेबस को कवर कीजिए, और ये मेरा इंटेंशन होगा कि मैं एक स्टूडेंट को हर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आता है पूरे 100 मार्क्स विदाउट लीविंग इवन अ कंसेप्ट, पूरे 100 मार्क्स को यहाँ पे हम कवर कर सके, ताकि 1800 पेज का जो हमारा सिलेबस है वो हम मियर 300 से 400 पेजेस पे कवर कर सके। यस, इंस्टीट्यूट का बुक जो 1800 पेजेस है उसे हम मियर 300 से 400 पेजेस पे कवर कर सके। विद दिस व्हाट आई कैन से इज जस्ट फॉर पेपर सीरीज। ओके, तो यहां तक कि हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 16 का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करते हैं। आगे के आने वाले वीडियोस के अंदर में हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अलविदा, ऑल द बेस्ट।